in today's video I'm going to start unit 3 of Java, and it is complete one shot. I will be providing the notes in the description box, and the content in the notes is, I think, more than enough. You can refer these notes for your AKTU examination. So without wasting our time, let's get started. The very first topic is interface in Java. अभी हमें यूनिट 3 में फंक्शनल इंटरफेस पढ़ना है, लेकिन फंक्शनल इंटरफेस पढ़ने से पहले हमें इंटरफेस तो पता होना चाहिए कि इंटरफेस होता क्या है. तो देखो, इंटरफेस क्या होता है. इंटरफेस जावा में एक ब्लूप्रिंट होती है क्लास की, जिसमें स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं. और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं इंटरफेस को? हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए. देन हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि भाई इंटरफेस के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और ये हमारा 1SA रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है. जावा 8 जब था हमारा, अभी काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं जावा के. हमने हिस्ट्री ऑफ जावा में देखी थी कि जावा 1 था, जावा 2 था, ऐसे करके. तो जो जावा 8 था उसमें हमारे डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स होते थे. लेकिन जैसे ही जावा 9 आया, तब हमारा जावा 9 में एक प्राइवेट मेथड भी आ गया. इंटरफेस के अंदर एक प्राइवेट मेथड भी आ गया. अभी तक जो भी चीज़ें होती थी वो पब्लिकली हो रही थी. जावा 8 से पहले स्टैटिक में हो रही थी, डिफ़ॉल्ट में हो रही थी. बट जावा 9 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर डिस्क्राइब करा, दैट इज़ प्राइवेट मेथड. अब हम जावा इंटरफेस को यूज़ क्यों करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए. लूज़ कपलिंग. लूज़ कपलिंग का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं तो उन दोनों क्लासेस के बीच में एक छोटा सा कनेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड लूज़ कपलिंग. हम इसे डिक्लेयर कैसे करेंगे? इंटरफेस कीवर्ड की हेल्प से हम इसे डिक्लेयर करते हैं. देन इसका सिंटेक्स है, पहले हम इंटरफेस लिखेंगे, देन इंटरफेस का नेम, बीच में हमारे जो भी हमारी बॉडी होगी, देन वो आएगी. इंटरनल एडिशन बाय द कंपाइलर. बेसिकली दिस इज़ जस्ट फॉर द रेफरेंस टॉपिक. दिस यूजली डोंट कम इन द एग्जामिनेशन, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ दिस. कि पहले हमारा कोड जो होता था, वो हम अगर कोड कहीं लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, इंटरफेस प्रिंटेबल इंट मिनिमम इज़ इक्वल्स टू 5 वॉइड प्रिंट. बट वो ऑटोमेटिकली जब कंपाइलर में जाता है, वो हमारा कंपाइलर में ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं जाते हैं. कंपाइलर में वहाँ पर जाकर ऑटोमेटिकली हमारा जो इंट होता है उससे पहले कीवर्ड्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल. वॉइड से पहले एब्स्ट्रैक्ट ऐड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तब वो कंपाइल होता है. तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं. इफ़ वी डोंट इवन मेंशन देम, तो इंटरफेस में ये कंपाइलर में जाके ऑटोमेटिकली लग जाते हैं. देन क्लास और इंटरफेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है? हमेशा हम एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं, एक इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरे इंटरफेस से. लेकिन अगर हमें एक क्लास को दूसरे एक इंटरफेस में रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ जावा इंटरफेस. पहले हमने इंटरफेस लिया प्रिंटेबल, देन हमने वॉइड प्रिंट करा, फिर एक क्लास ली ए जो हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है प्रिंटेबल से, देन पब्लिक वॉइड प्रिंट, देन हमने प्रिंट कर दिया हेलो. देन हमने मेन क्लास बनाई, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया. देन अगैन एक और एग्जांपल लेते हैं हम ड्रॉएबल का. एक इंटरफेस है ड्रॉएबल जिसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं. एक क्लास ली रेक्टेंगल जो हमारी ड्रॉएबल से इम्प्लीमेंट हो रही है, वहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करा. एक क्लास ली हमने सर्कल, वो भी हमारी ड्रॉएबल से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. देन हम उसका मेन फंक्शन बना के उसका ऑब्जेक्ट या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट जावा 8 स्टैटिक मेथड्स एंड इंटरफेस. अगर जावा 8 में हमारे पास, हमने अभी पीछे देखा था कि स्टैटिक मेथड्स हुआ करते थे जावा 8 में. तो जावा 8 में अगर स्टैटिक मेथड्स हैं, तो स्टैटिक मेथड का फ़ायदा क्या है? हम यहाँ पर ही रादर देन राइटिंग अ बिग कोड, अगर हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए, हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम स्टैटिक की हेल्प से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये इंटरफेस वाले कोड में अगर हम स्टैटिक इंट क्यूब लिख दें, इंट एक्स, कोई भी हमारी एक एक्स की वैल्यू है, हमने उसको क्यूब कर रहे हैं, तो हमारे क्या रिटर्न होकर आएगा? एक्स इंटू एक्स, दैट मीन्स उसका क्यूब रिटर्न होकर आएगा. तो यहाँ पर हम क्यूब मांग रहे हैं कि भाई हम 3 की वैल्यू है, हमने एक रेक्टेंगल क्लास इम्प्लीमेंट कर दी ड्रॉ से, देन उसका मेन फंक्शन बना के एक ऑब्जेक्ट बना दिया. तो यहाँ पे हम ड्रॉएबल का क्यूब चाहिए अब हमें. तो यहाँ पे पहले तो हमारा वही आएगा
कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, देन 3 हमने अगर वैल्यू दी है तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27। नेक्स्ट वी हैव इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड्स होते हैं, वाइल इंटरफेस में हमारा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, इंटरफेस उसे सपोर्ट करता है। हेयर यहाँ पे इंटरफेस में हमारे पास सिर्फ स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं। दीज कैन प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, वाइल इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करते हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। देन वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ होता है, इंटरफेस में इंटरफेस कीवर्ड यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारा एक्सटेंड कीवर्ड से होगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड से होगा। सॉरी, देयर कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वो मैंने पहले बोल दिया था, एक्सटेंड नहीं कर सकते। A Java abstract class can have class members like private, protected, etc. While in interface हमारे पास members होते हैं, जो Java interface के members होते हैं वो हमारे default में ही होते हैं, public में होते हैं by default। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों आ रही हैं। हमने एक इंटरफेस लिया A, उसमें काफ़ी void A, void B, void C, void D डाले। देन उसके बाद हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली जो हमारी क्लास इम्प्लीमेंट हो रही है A से, जो हमने इंटरफेस लिया था A, वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास उससे इम्प्लीमेंट हो रही है। देन हम void, पब्लिक void C में लिख रहे हैं IMC। देन हम एक और क्लास M ले रहे हैं जो अब हमारी ऑलरेडी क्लास है, ये क्लास B। एक क्लास से दूसरी क्लास में हमने पहले पढ़ा था ऊपर कि हम एक्सटेंड करते हैं। अगर इंटरफेस से हम क्लास में जा रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं तो एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये जो है हमारा ये इम्प्लीमेंट हो गया। ओके, सो हियर वी एडेड पब्लिक वॉइड A, IMB, IMC, एंड देन हम टेस्ट करेंगे, फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जावा फंक्शनल इंटरफेस। जावा फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, जिसमें हमारे सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसे हम फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ़ डिफ़ॉल्ट मेथड्स हो सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया रनेबल, एक्शन, लिसनर, कंपेरेबल। जावा 8 ऑनवर्ड्स, हम जब से जावा 8 आई है तब से हम लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसके बाद थोड़ा एडवांस वर्जन आया तो हम लैम्डा एक्सप्रेशंस के साथ साथ मेथड रेफरेंसेस को भी यूज़ करने लगे। हम फर्दर डिस्कस करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशंस और मेथड रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो फंक्शनल इंटरफेस अगर कोई है तो हम उससे, कोई भी हमारा कोड है अगर हमने उसमें लिख दिया ऊपर @फंक्शनल इंटरफेस, ये एनोटेशन हमारी कंपलसरी नहीं होती है लिखने के लिए, बट अगर हम इस एनोटेशन को लिखते हैं तो कंपाइलर को पता चलता है कि ये इंटरफेस हमारा फंक्शनल इंटरफेस है और इसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी दैट यू हैव टू राइट एवरी टाइम फंक्शनल इंटरफेस, बट या it tells the compiler, it helps in, it maintains the ease of the program, it reduces the complexity. So we are having some built-in functions in Java functional interface. Let's see, अभी हमने ऊपर कुछ examples देखे थे, runnable, comparable. So these are those examples only फंक्शनल इंटरफेस के। रनेबल किस लिए यूज़ होता है, ये रन मेथड को यूज़ करता है। कंपेरेबल कंपेयर टू मेथड यूज़ करता है कंपेयर करने के लिए। एक्शन लिसनर हमारा एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, और कॉलेबल हमारा कॉल करने के लिए यूज़ होता है। देन हियर वी हैव सम प्री डिफाइंड फंक्शंस इन इंटरफेस इन जावा। द वेरी फर्स्ट वन वी हैव इज़ फंक्शन। तो फंक्शन क्या करता है, हमारा 2 आर्ग्यूमेंट लेता है और एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखी है वो हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन में लिखी है। हमने अभी देखा था कि भाई फंक्शनल इंटरफेस जो होते हैं वो हमारे लैम्डा एक्सप्रेशंस की टर्म्स में लिखे जाते हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर हम इसी चीज़ का कोई कोड लिखें कि हमें एक नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसका कोड कितना बड़ा होगा,
प्रॉपर हमें पूरा सिंटेक्स एंड ऑल लिखना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ऑपरेशंस, देन प्रिंट स्टेटमेंट एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट, मैनी थिंग्स वी हैव टू डू फॉर दैट। बट यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 लाइन में सारा काम ख़त्म हो गया। तो अब ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस में हमारा जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है कि एक्सेप्ट करेगा आर्ग्यूमेंट को और एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो हमने एक इंटीजर एक्सेप्ट करा, एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करा इंटीजर, तो एक ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अब अगर हम एक ही चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इंटीजर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, तो हमारा रिज़ल्ट किस में आना चाहिए, स्ट्रिंग में आना चाहिए। तो साइड में हम लिखेंगे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमें इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो इंट टू स्ट्रिंग। और नंबर हमारा जो है वो, अगर हमें कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम उसे ब्रेसेस लगा दोनों साइड्स में, व्हाट वी कॉल एज कॉमास लगा देते हैं। ओके, देन हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसमें हम इंट टू स्ट्रिंग कर रहे हैं एंड डॉट अप्लाई कर देंगे। डॉट अप्लाई करने का मतलब है कि जो हमने यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करा है अब हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वो फंक्शन अप्लाई हो जाए, इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, जो भी हमने नंबर दिया है वो हमारा स्ट्रिंग में आ जाए। देन नेक्स्ट इज़ बाय फंक्शन। बाय फंक्शन इज़ सिमिलर टू फंक्शन बट द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पर हम दो इंटीजर्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं और एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स अगर हम ले रहे हैं, एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, वहाँ पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने एडिशन परफॉर्म करके दिखा दिया। द नेक्स्ट वी हैव इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करता है, हमारा कोई भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। कंज्यूम, एज द नेम सजेस्ट, कंज्यूमर, इट ओनली कंज्यूम्स द आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर अगर हम कोई मैसेज दे रहे हैं, स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो वो प्रिंट करने का हेल्प करती है कि भाई जो चीज़ आ रही है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, उसका कोई एज सच रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, हमने उसे वो कमांड दे दी कि भाई प्रिंट हो जाएगा। तो मैसेज क्या है हमारा, कि जो मैसेज है वो हमारा प्रिंट हो जाए। SOPLN मैसेज मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का मतलब होता है वो प्रिंट हो जाए। देन हमने प्रिंट डॉट एक्सेप्ट करके कि इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले और वो मैसेज हमारा प्रिंट हो जाए। देन प्रेडिकेट क्या करता है, हमारा एक आर्ग्यूमेंट को लेते हैं और रिप्रेजेंट करता है, बुलियन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है इसकी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल हमने कोई इंटीजर लिया और हम चेक कर रहे हैं कि वो इवन है या ऑड है, तो लेकिन यहाँ पे हम इवन के लिए चेक कर रहे हैं, तो इवन की कंडीशन लिखेंगे नंबर इज़ इक्वल्स टू, इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 देन इट इक्वल्स टू 0 देन इट मीन्स इट इज़ इवन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज़ इवन। अब हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक हम जो चीज़ें कर रहे थे ऊपर वो अप्लाई कर रहे थे कि भाई ये जो ऑपरेशन है वो अप्लाई हो जाए ताकि हमें एक डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले, लेकिन यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इवन डॉट टेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज़ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में भी हम वहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। 2 आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि भाई हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग्स ली और हम चेक कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या फिर नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या करता है, हमारा एक ऑपरेशन सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है, जो हमारा एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है जो उसी टाइप का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक यूनरी ऑपरेटर लिया, एक इंटीजर लिया और उसका स्क्वायर करा। अब हमने किसी इंटीजर का स्क्वायर करा तो हमारे पास वो इंटीजर ही लौट कर आएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ लैम्डा एक्सप्रेशंस इन जावा। अभी लैम्डा एक्सप्रेशन ऊपर हमने यूजेस देख लिए हैं, जो यहाँ पर हम ये एक्सप्रेशंस लिख रहे थे, दीज आर आवर लैम्डा एक्सप्रेशंस। सो ये जो एक्सप्रेशंस थे, ये वाली जो एक्सप्रेशंस थी, ये जो हमारी एक्सप्रेशंस थी, ये वाली हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करती है, हमारी कंसाइज वे होती है किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारी जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुई थी और ये हमारे कोड को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में लिखने में हेल्प करती है। एक बहुत ही शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता हमें। देन इसका सिंटेक्स क्या होता है, हमने पैरामीटर्स लिए, देन एक एरो एंड देन एक्सप्रेशन, एज यू ऑल हैव सॉ हियर कि हमने यहाँ पे एक
पैरामीटर्स लिए, देन हमारे पास यहाँ एरोज़ होते थे, देन यहाँ पर भी हमारे पास एक्सप्रेशन हुआ करती थी। तो सेम हेयर, अब इन कंपोनेंट्स को डिफाइन कर देंगे। पैरामीटर्स में हमारे इनपुट होते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के, एरो हमारा सेपरेट कर रहा होता है, और जो बॉडी होती है उसमें हमारा जो भी लैम्डा की एक्सप्रेशन, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो वहाँ पर लिखा जाता है बॉडी में। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल एक बाय फंक्शन का दे दिया। मैंने ऊपर काफ़ी सारे फंक्शंस डिस्क्राइब करे हुए हैं, फंक्शन, बाय फंक्शन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, यूनरी ऑपरेशंस। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन वाला लिख सकते हैं। देन बेनिफिट्स क्या होते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के? कंसाइज कर देता है हमारे पूरे कोड को, रीडेबिलिटी इम्प्रूव करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मतलब हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है, बहुत एफिशिएंट हो जाता है कोड। पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, हमारे स्ट्रीम एपीआईज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन नेक्स्ट इज़ मेथड रेफरेंसेस। मेथड रेफरेंसेस भी हमारा एक शॉर्ट फॉर्म ही है कोड लिखने का, जैसे हम लैम्डा एक्सप्रेशंस में लिख रहे थे, बट ये थोड़ा लैम्डा एक्सप्रेशन से भी शॉर्ट मेथड है। यहाँ पर शॉर्ट मेथड किस लिए है? जैसे इसका नाम है मेथड रेफरेंस, तो मतलब एक शॉर्ट मेथड है मेथड को कॉल करने के लिए। तो ये हमारा 3 तरीके का होता है। इसका जनरल सिंटेक्स है, हमने एक क्लास का नाम लिया और उसका मेथड बता दिया, देन फिर हमने एक इंस्टेंस लिया, देन उसका मेथड बताया। तो 3 तरह के होते हैं हमारे, एक तो रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड, और दूसरा होता है हमारा रेफरेंस टू इंस्टेंस, एंड देन लास्ट वन वी हैव इज़ रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर। ओके, सो वेरी फर्स्ट वन वी हैव इज़ रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड। रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड में क्या होता है हमारा, हम स्टैटिक मेथड का यूज़ करते हैं। हमने क्लास का नाम लिया, इसका सिंटेक्स क्या है, हमने क्लास का नाम लिखा और स्टैटिक मेथड का नाम लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन, हमने एक पैकेज इंपोर्ट करा है यहाँ पे बाय फंक्शन का नाम का। फिर हमने उसमें एक क्लास बनाई, क्लास बना दी हमने अर्थमेटिक के नाम से, और उसमें हमने डाल दिया कि भाई ऐड अर्थमेटिक में हम ऐड कर रहे हैं, एक इंटीजर होगा ए, एक इंटीजर होगा बी, और वो रिटर्न करेगा ए प्लस बी। फिर हमने मेन क्लास बनाई, मेन क्लास में हमने अपना बाय फंक्शन लगा दिया। तो रैदर देन राइटिंग देयर दीज थिंग्स, अगर हमें वहाँ पर ऊपर हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिखने की जगह हम ऊपर अभी तक क्या लिखते आ रहे थे, हम ये चीज़ें लिख रहे थे, ये कि ऐड करना है हमें, इंट ए इंट बी। बट अभी हमें यहाँ पर ए कॉमा बी ऐड इज़ इक्वल्स टू ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट अर्थमेटिक को कॉल करेंगे, हम अपना क्लास के नेम को कॉल करेंगे, और देन लास्ट में हम अपना मेथड रेफरेंस लिख देंगे कि भाई हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। सो यहाँ पर फिर हमारा आउटपुट उसी अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ रेफरेंस टू इंस्टेंस। यहाँ पर इतना फ़र्क है, वहाँ पे क्लास नेम की जगह हम इंस्टेंस का नाम लिखते हैं और मेथड का नेम होता है। फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिखा कि स्ट्रिंग, हमारा जो इंस्टेंस का नाम है वो हमारा ये स्ट्रिंग है, और फिर उसके बाद हमें कन्वर्ट करना है उसे अपर केस में। तो मेथड का नाम क्या हो गया, हमारा जो मेथड का नाम है यहाँ पर, मेथड का नाम हो गया हमारा अपर केस, और इंस्टेंस का नाम हो गया हमारा स्ट्रिंग। देन रेफरेंस टू इंस्टेंट मेथड ऑफ एन आर्बिटरी ऑब्जेक्ट ऑफ, ये तो बेकार है, आपको ये वाला मेथड नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में बस 3 ही मेथड है। द लास्ट वन वी हैव इज़ रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर। रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर में क्या है, यहाँ पर हम एक नया एरे या फिर नए इंस्टांसेस ऑफ क्लासेस को हम क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एरे की लिस्ट क्रिएट करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया सप्लायर लिस्ट, हम लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट में हमारे क्या है, जितनी भी लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे स्ट्रिंग में होंगे। तो लिस्ट सप्लायर इज इक्वल्स टू, फिर हमने क्लास का नाम लिखा, क्या नाम है, एरे लिस्ट, और न्यू कर दिया। न्यू का मतलब है हमारे पास नई लिस्ट बन जाएगी। तो मेथड ऑफ रेफरेंसेस के बेनिफिट्स क्या क्या है, एक लेस कोड को छोटा कर देता है, रीडेबिलिटी इम्प्रूव करता है, रीयूजेबिलिटी, हम इस कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देन एक सिंप्लीफाइड कंस्ट्रक्टर इनोवेशन, एक कंस्ट्रक्टर को भी बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। देन स्ट्रीम एपीआईज़ इन जावा। स्ट्रीम एपीआईज़ क्या होता है, हमारा ये बहुत पावरफुल टूल है जो कि हमारा एक बहुत बड़े कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं बहुत ही डिक्लरेटिव वे में। ये हमारा फ़िल्टरिंग, मैपिंग, रिड्यूसिंग, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। फ़ीचर्स क्या हैं एपीआईज़ के,
द वेरी फर्स्ट फीचर इज स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है? हमारा सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स जिन्हें हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें प्रोसेस करना है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस होता है एलिमेंट्स का जिसे हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। ऑपरेशन क्या होता है? जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो हमारा फिल्टरिंग हो गया, मैपिंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया। स्ट्रीम एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इंस्टेड दैट इट टेक इनपुट फ्रॉम द कलेक्शन rather देन डेटा स्ट्रक्चर। वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो डेटा स्ट्रक्चर है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। उसकी जगह ये एक इनपुट लेता है हमारे कलेक्शन से। स्ट्रीम जो होती है वो हमारी ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करती, वो सिर्फ रिजल्ट प्रोड्यूस करती है एक पाइपलाइन मेथड से। तो पाइपलाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रीम्स के ऑपरेशन एक साथ चेंड होते हैं टुगेदर में, और वो सारे ऑपरेशंस एक साथ चेंड होते हैं। तो पाइपलाइन मेथड में क्या होता है? हमने COA में पढ़ा था लास्ट सेम में कि पाइपलाइन मेथड में बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनमें सिमिलर वर्क एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक चेन मेथड्स में, एक चेन की फॉर्म में, वो एक पाइप की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, और पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर वही पाइपलाइनिंग होती है, तो कोड बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। स्ट्रीम्स में हमारी लेज़ी वैल्यूएशन होती है, मतलब स्ट्रीम्स हमारी वही ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं जो नेसेसरी है, अननेसेसरी ऑपरेशंस को अवॉइड करती है, जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है, तो सिर्फ उतना ही काम करता है जितना इसे बताया जाता है या फिर जितना नेसेसरी है। देन इंटीग्रेशन विद न्यू फीचर्स, ये इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स होते हैं और वो इंटीग्रेट करते रहता है न्यू फीचर्स में, और इसकी कैपेबिलिटी इन्हांस होती है। फ्यूचर वर्जन जो है जावा का, वो बहुत ज़्यादा नए नए फीचर्स बार बार लेकर आता रहता है, जिससे वो बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो गए। नाउ डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन स्ट्रीम। हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रीम में, एक तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन, दूसरा टर्मिनल ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन हमारे एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें बहुत सारे मेथड्स एक साथ चेन हो रखे होते हैं। तो ये जो हमारा डायग्राम है, इनपुट ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन n से लेकर ये जितना भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये हमारे टर्मिनल ऑपरेशन है। और फिर उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरमीडिएट ऑपरेशन की, सॉरी दीज आर इंटरमीडिएट ऑपरेशन, और फिर बाद में टर्मिनल ऑपरेशंस आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरमीडिएट ऑपरेशन की, कि मेथड्स हमारे चेन होते हैं एक साथ, एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो होता है फ़िल्टरिंग का, वो अनेबल होता है। बेनिफिट्स क्या है स्ट्रीम्स के? कोई भी स्टोरेज नहीं होती है एक्स्ट्रा, हमें कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं चाहिए होती हैं स्ट्रीम्स को स्टोर करने के लिए। पाइपलाइन होता है फंक्शन में, लेज़ी वैल्यूएशन होती है इसमें, स्ट्रीम्स हमारी इनफाइनाइट हो सकती हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है इसमें। हमारा ये कलेक्शंस, एरेज, फाइल्स, किसी भी चीज़ से हम स्ट्रीम्स को बना सकते हैं। अभी हमारा यूजेज आ जाता है यहाँ पे, बहुत सारे ऑपरेशंस जो हमारे स्ट्रीम API में होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन वी हैव इज़ फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग में क्या होता है? हमारा हम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी कंडीशन को मैच करता है। तो पहले हमने एक लिस्ट ली जिसमें जो स्ट्रिंग्स की लिस्ट है, तो स्ट्रिंग्स की लिस्ट के नेम्स क्या है हमारे, ये जो हमारी लिस्ट है वो एक एरे है, तो एरे डॉट एज लिस्ट, और लिस्ट में हमारा एलाइज, बॉब, चार्ली लिस्ट। तो उसके बाद हम ये स्ट्रीम कर रहे हैं, हमारे एक स्ट्रीम फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लिस्ट का नाम जो है वो उसे इक्वल करेंगे नेम्स डॉट स्ट्रीम, उसमें एक स्ट्रीम फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, अब हमने स्ट्रीम फंक्शन लगा दिया। अब इसमें एक ऑपरेशन है फ़िल्टर, यहाँ पे क्योंकि हम फ़िल्टरिंग पढ़ रहे हैं तो डॉट फ़िल्टर। ये फ़िल्टर क्या करेगा? हमने किसे कमांड दी कि भाई हमारा जो भी नाम है वो जो भी इस लिस्ट में जो भी नाम A से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे तो हमारी बहुत छोटी लिस्ट है, बट अगर हमारे पास 1000 वर्ड्स की लिस्ट है, उसमें हमें ढूंढना है A नाम से लेटर्स, तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम उसे स्क्रॉल करके ढूंढें। बट अगर हम एक छोटा सा फंक्शन लगा दें फ़िल्टर, कि हमें वो सारे नाम चाहिए जो A से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो एकदम प्रिंट करके दे देगा हमें सारे के सारे फंक्शन। एंड देन वो हमारे सारे फंक्शन कलेक्ट होंगे, तो उस कलेक्ट करने के लिए हमें एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, डॉट कलेक्ट। वो सारे हमारे ऑपरेशंस लिस्ट में कलेक्ट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारा मैपिंग। मैपिंग क्या करता है? एक स्ट्रीम को मैप करता है दूसरी स्ट्रीम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमारे पास तीन स्ट्रिंग्स हैं, एलाइज, बॉब और चार्ली एक लिस्ट में, और हमने इन्हें मैप कर दिया इन स्ट्रिंग्स को इनकी लेंथ के साथ। हम इनकी इंडेक्स नंबर के साथ अगर मैप करते तो हमारे पास 0, 1 और 2 आउटपुट रिजल्ट आता, बट अब हमने इन्हें लेंथ के साथ मैप करा है। लेंथ के साथ मैप करा है तो इसका मतलब है जो भी इनकी लेंथ होगी वो लेंथ
रिटर्न होकर आएगी। जैसे एलाइस, हमारे पास इसकी लेंथ 5 है तो 5 रिटर्न होकर आई। बॉब में 3 लेंथ है तो 3 रिटर्न होकर आई। सिमिलर टू चार्ली। देन रिड्यूसिंग में क्या करता है, वो हमारा एक सिंगल यूनिट में प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। जो भी हमारी एक लिस्ट है उसे एक सिंगल यूनिट में रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। तो हमने यहाँ पे एक एडिशन का ऑपरेशन लगा दिया कि भाई सम कर दो इन सारे जितने भी हमारे वैल्यूज़ है एरे में, उन सबका सम चाहिए। तो वो एक सिंगल डिजिट में, सिंगल उसमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। सॉर्टिंग में सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा, या फिर या तो हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा या डिसेंडिंग में, दैट डिपेंड्स ऑन अस। ओके, नेक्स्ट हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने बहुत सारे ऊपर फंक्शंस पढ़े हैं यहाँ पर, सॉर्टिंग, रिड्यूसिंग, मैपिंग, फिल्टरिंग। तो बस हमें क्या करना है, एक बेसिक कोड लिखना है, एक कोड बनाना है, मेन फंक्शन बनाना है। हम इनमें से कोई भी ऑपरेशंस लिख के दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने पहला वाला ऑपरेशन लिखा। पहले वाले ऑपरेशन में हम यहाँ पे मैपिंग करके दिखा रहे हैं कि हमने एक इंटीजर लिया और इंटीजर नंबर्स लिया है एरे में 2, 3, 4, 5, और हम उसे उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम इसे मैप कर रहे हैं उसके स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होंगे, उनके स्क्वायर्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे 2 का एक स्क्वायर हो गया 4, 3 का 9, सिमिलर। ओके, देन हमने दूसरा एक और फिल्टर ऑपरेशंस परफॉर्म करा। हमने एक और एरे लिया, रिफ्लेक्शन, कलेक्शन, स्ट्रीम। हमने वो वाले वर्ड्स चाहिए जिनका जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस बताए हैं आपको, फिल्टरिंग, मैपिंग, रिड्यूसिंग, सॉर्टिंग। आप कोई भी फंक्शंस यहाँ पर अपने कोड में लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगे। देन वी हैव 2 मेथड्स इन जावा इंटरफेस, वन इज़ डिफ़ॉल्ट और सेकेंड वन इज़ स्टार्टिंग मेथड। डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है, जिसकी बॉडी हमारी इंटरफेस के अंदर ही होती है। ये हमारा जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले हमारे इंटरफेस को हमें मतलब डिक्लेयर करना चाहिए, डिक्लेयर कर, उसके पास एक ही मेथड होता था डिक्लेरेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरफेस, माय इंटरफेस, यहाँ पर बस हम वॉइड के आगे डिफ़ॉल्ट लगा देंगे। की फीचर्स क्या होते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट मेथड के? द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि डिफ़ॉल्ट मेथड हमारा ऑप्शनल है, हम उसमें डिफ़ॉल्ट लिखें या ना लिखें। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट ही होती है, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो डिफ़ॉल्ट मेथड में हमारा ऑप्शनल इम्प्लीमेंटेशन होती है, और इसमें अगर मल्टीपल इंटरफेस आ गया तो हमें मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। हम इसमें कोई मेथड ओवरराइड कर सकते हैं ताकि जो वो प्रॉब्लम अराइज़ हुई है वो सॉल्व हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर ना हो। देन इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, इसमें न्यू मेथड्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर डिफ़ॉल्ट लगाया तो हम दूसरे मेथड्स को नहीं ऐड कर सकते, हम कर सकते हैं। देन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, ये मेथड जो होता है वो हमारे डिफ़ॉल्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, तो एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट अलाउड एंड कोड कैन बी रीयूजेबल। नेक्स्ट वी हैव इज स्टैटिक मेथड्स इन जावा। स्टैटिक मेथड हमारा एक ऐसा मेथड होता है जो हमारा इंटरफेस से ही बिलोंग करता है। देन हम इसे कॉल कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से। देन इसका कोड देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसमें थ्योरी इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप रेफरेंस ले लेना नोट्स के थ्योरी के लिए। मेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इंटरफेस कैलकुलेटर, हमने एक इंटरफेस लिया कैलकुलेटर। देन हमने उसमें स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से हमने एक एग्जांपल स्टैटिक वाला पीछे भी देखा था जहाँ पर हम क्यूब कर रहे थे। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो इंट ए इंट बी एंड देन रिटर्न करेंगे हम उसका एडिशन। यहाँ पे फिर से एक और लिया हमने, एक एडिशन के लिए फंक्शन बना लिया, एक सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन बना लिया। देन मेन फंक्शन लिया हमने, मेन बॉडी बनाई, देन उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एंड देन हम प्रिंट कर देंगे जो भी हमें सम करना है, जो भी हमें डिफरेंस करना है। ओके, देन इसके फीचर्स क्या है हमारे स्टैटिक मेथड के, कि हमें कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ये हमारा इंटरफेस से ही बिलोंग करता है। हमने अभी ऊपर रीड करा था, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैटिक मेथड इसकी, ये इंटरफेस में ही बिलोंग करता है। दूसरी चीज़ कि हमारी कॉमन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारा इनहेरिट नहीं होता, किसी और इंटरफेस से हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को, और ये हमारे कोड को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने में बहुत इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ बेस 64 एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग होता क्या है, हम किसी भी डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं एक स्काई फॉर्म में या फिर किस ऐसी फॉर्म में जिससे कि वो हमारा स्टोर हो जाए, जो भी हमारी डिवाइस है उसमें स्टोर हो जाए।
या फिर हम अगर किसी को डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो डेटा इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो डेटा अगर हमारा बाइनरी फॉर्म में है तो हमारा कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा, वो हमारा कन्वर्ट होगा स्काई कैरेक्टर्स में। फिर वो हमारे स्काई कैरेक्टर्स में जैसे ही कन्वर्ट होगा उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें एनकोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो बाइनरी फॉर्म में है और हमें स्काई फॉर्म में करना है, ताकि वो हमारा स्टोर हो सके। या ट्रांसफॉर्म हम जिसे भेज रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी इमेजेस, वीडियोस एंड ऑल ग्राफिक्स को, तो हमें उसे स्काई कैरेक्टर्स में करना पड़ेगा। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें एनकोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब वो हमारा अगर जो भी चीज़ हम मटेरियल या इमेज हम जो भी चीज़ स्टोर कर रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो एक बार ट्रांसफ़र हो गई या स्टोर हो गई, तो अब हमें वापस उसे स्काई से नॉर्मल हमें अपनी बाइनरी फॉर्मेट में, ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए होगा। तो वो ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आएगा, जो भी कोड हमने एनकोड करा है उसे डिकोड कर देंगे। तो एनकोडिंग का एग्जांपल यही है कि डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, एक डेटा को दूसरे डेटा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, देन दूसरा हमारा डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। देन अब हमारा एनकोडिंग वर्क कैसे करता है, बाइनरी टू टेक्स्ट। पहले हमारा जो बाइनरी डेटा होता है वो हमारे ग्रुप्स में डिवाइड होता है, जो कि 3 बाइट के ग्रुप होते हैं। देन उसके बाद हमारा वो 3 बाइट के ग्रुप 6 बिट के ग्रुप्स में कन्वर्ट होते हैं। एंड आफ्टर दोज ग्रुप्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 6 बिट ग्रुप्स, वो सारे के सारे हमारे मैप होते हैं एक 64 कैरेक्टर बेस कैरेक्टर होता है, 64 कैरेक्टर, उस एक टेबल होती है, 64 बेस कैरेक्टर टेबल होती है जो कि बहुत प्री डिफाइंड होती है। उसकी हेल्प से वो सारी चीज़ें मैप्ड होती हैं। एंड देन आफ्टर मैपिंग हमारा जो बाइनरी टेक्स्ट होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है स्काई कैरेक्टर्स में। एंड इफ़ समटाइम्स वो पेयर्स नहीं बन पाते, जो हम 6 बिट के पेयर्स बना रहे हैं, जो ग्रुप्स बना रहे हैं, हमने पहले 3 बाइट का ग्रुप बनाया, फिर 6 बाइट का ग्रुप बनाया, फिर वो मैप कर रहे हैं, समटाइम्स एक कंडीशन अगर कि भाई कुछ हमारे ऐसे पेयर्स रह गए हैं जिनमें हमारी प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं है। अगर हमें मान लो 3 वैल्यूज़ चाहिए तो उसमें 3 वैल्यूज़ है नहीं, 4 वैल्यूज़ चाहिए तो 4 वैल्यू नहीं है, तो पैडिंग इज़ यूज़ देयर। पैडिंग का मतलब है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वल्स टू का हम सिंबल लगा देते हैं ताकि वो एग्जैक्ट लेंथ, उनकी लेंथ में कोई डिफरेंस ना है, सेम लेंथ रहे। तो इनकोडिंग का कोड देख लेते हैं। हमने एक पैकेज इंपोर्ट कर दिया base64 नाम का। देन हमने क्लास बनाई और वहाँ पर उस क्लास में हमने एक टेक्स्ट डाल दिया हेलो वर्ल्ड। अब उस कोड को हम एनकोड करेंगे। अब एनकोड कैसे करेंगे कि base64 अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक base64 नाम का यहाँ पर हमारे पास प्री डिफाइंड टेबल होता है। तो base64 डॉट गेट एनकोडर, base64 से जो भी हमें एनकोडेड वैल्यू मिलेगी वो हमें चाहिए होती है, कुछ भी चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम उसमें गेटर मेथड लगाते हैं, तो डॉट गेट एनकोडर। अब उस एनकोड में हमें किस चीज़ में एनकोड करना है, स्ट्रिंग्स में एनकोड करना है, तो एनकोड टू स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पर फंक्शन अप्लाई कर दो, जो भी हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है जो हेलो वर्ल्ड है उसे हमें बाइट्स में चाहिए, तो हम प्रिंट कर देंगे अपना एनकोडेड टेक्स्ट, हमारे पास एनकोडेड टेक्स्ट आ जाएगा। देन डिकोडेड टेक्स्ट में क्या होगा, जो भी चीज़ हमने एनकोड करी है वो हम उसे डिकोड करेंगे। तो base64 डॉट गेट डिकोडर, देन डिकोड करेंगे हम उसे। वहाँ पर तो हम कन्वर्ट कर रहे थे, एनकोड कर रहे थे स्ट्रिंग्स में, लेकिन अब हम उसे सिर्फ डिकोड कर रहे हैं, जो भी हमारे पास एनकोडेड वैल्यू है, तो डॉट डिकोड। और फिर उसके बाद जो हमारा एनकोडेड टेक्स्ट है वो हमें एनकोडेड टेक्स्ट चाहिए। हम डिकोड किस चीज़ को कर रहे हैं, एनकोडेड टेक्स्ट को कर रहे हैं, तो हमारा जो भी एनकोडेड टेक्स्ट है उसे हमें ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ पर हम बस एक फंक्शन लगा देंगे कि जो हमारी नई स्ट्रिंग है, जो भी हमारा एक एनकोडेड वैल्यू है, उसे हमें डिकोड कर दो बाइट्स की फॉर्म में, और फिर उसके बाद वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। देन फॉर ईच मेथड क्या होता है, फॉर ईच मेथड हमारा इट इज़ यूज्ड फॉर इटरेबल, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द वैल्यूज़। जो भी हमारी वैल्यूज़ होती है लिस्ट में, टपल्स में, या फिर हमारे सेट्स में, मैप्स में, उन सबको हमारे ये इटरेट करता है। जैसे हमारा लूप्स का काम होता है वही हमारे यहाँ पर फॉर ईच का काम है। फॉर ईच मेथड हमारा एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया, हमने एक लिस्ट बना दी एलाइज, बॉब और चार्ली की, और हमने मैप कर दिया इन्हें। तो हमारे पास हमने मतलब 2 बार प्रिंट कर दिया, SOPLN जो नेम है वो दो दो बार प्रिंट हो। तो एलाइज बॉब चार्ली, एलाइज बॉब चार्ली। अगर हमें कोई यही सेम वर्क लूप से करना पड़ता तो पहली बात तो हमारा कोड थोड़ा इंक्रीज़ होता, लूप लगाने पड़ते, देन उसमें ब्रैकेट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता, और फिर उसमें हमें कोड में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसकी जगह हमें
उन वैल्यूज़ पे ध्यान रखना पड़ता है कि भाई 2 बार मैप करना है, ये लूप हमें 2 बार चलाना है, 3 बार चलाना है। तो यहाँ पर वो चीज़ अवॉइड होती है और ये फोकस करता है मेन चीज़ पे, इटरेशन पे फोकस करता है। सिग्निफिकेंस क्या है? अब हमारा जो यहाँ पे करेक्शन प्रोसेस है, पहला तो क्लीनर एंड मोर रीडेबल कोड। जो कोड है वो हमारा बहुत एक अच्छे वे में, क्लीन वे में रिप्रेजेंट होता है और बहुत रीडेबल होता है, इम्प्रूव कर देता है रीडेबिलिटी यूज़र की। फंक्शनैलिटी, प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशन, ये मेरा फोकस करता है कि हमें जो चीज़ करनी है रादर देन कि उसे कैसे इटरेट करना है, जो चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। देन एरर्स के रिस्क बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि सारी चीज़ें सामने होती हैं हमारे पास। मेथड चेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। देन टाइप एनोटेशंस क्या होता है? टाइप एनोटेशन से पहले हम एनोटेशंस देखते हैं। हमारा एनोटेशंस क्या होता है? जो भी हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि प्रोग्राम का पार्ट नहीं है लेकिन हम उसे लिख रहे हैं, लेकिन उसे लिखने से कोई हमारा एरर भी नहीं आ रहा है, उन कीवर्ड्स या फिर वो ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम कोड में लिखते हैं बट वो कोड का पार्ट नहीं है वो, लेकिन हमें एक अलग ही डायरेक्शन दे देते हैं कोड में, तो उन्हें हम एनोटेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई मेथड ओवरराइड करना है, जैसे हम इंटरफेस में ओवरराइड करते आ रहे हैं इतने टाइम से, तो हम @ओवरराइड लिख देंगे, तो वही हमारी एनोटेशंस होती हैं जो @ से रिप्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की एनोटेशंस हैं। पहला है हमारा टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन क्या करता है? ये हमारा टाइप बताता है कि एनोटेशन किस टाइप की है। अब एनोटेशन हमें पता है तो कंपाइलर को मिल गया हिंट कि भाई इस टाइप की एनोटेशंस है, वो इस टाइप की चीज़ें हमें चेक करनी है पहले से ही। कंपाइलर को चेक करने में आसानी होगी, उसे बहुत पहले से पता है कि बेसिकली उसे मेन चीज़ यही देखनी है रादर देन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक कॉपी है, हमें वो चेक करनी है। अभी हमें नहीं पता उसमें क्या क्राइटेरिया है चेकिंग का, लेकिन अगर हमारे पास कोई क्राइटेरिया पता चल जाए कि भाई अगर एग्जैक्ट ये आंसर आया तो तुम्हें टिक मार देना, वरना आपको क्रॉस कर देना है। और अगर आपको क्राइटेरिया नहीं पता तो आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, देन आपको वो पूरा चेक करना पड़ेगा। तो कंपाइलर को एक बहुत ईजी वे मिल जाता है कि भाई उसे रास्ता पता चल गया कि वो इस टाइप का होगा तो हम ट्रू कर देंगे, तो वो चेक करने में उसे बहुत ज़्यादा हिंट मिल गई है। जो हमारा प्रोग्रामर है, जो हमारे यूज़र है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पे एक कस्टम एनोटेशन है नॉन नल टाइप की, तो हम इसी का एग्जांपल लेके समझाएंगे कि टाइप एनोटेशंस क्या होती हैं। नॉन नल का मतलब है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है, जो भी आउटपुट होगा वो हमारा कभी भी नल नहीं हो सकता। तो कंपाइलर को पता है कि हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करा है उसका आंसर कभी भी नल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने 2 पैकेज इंपोर्ट कर दिए हैं, पहला एनोटेशन डॉट एलिमेंट टाइप, दूसरा हमारा एनोटेशन डॉट टारगेट। देन हमने एक इंटरफेस लिया नॉन नल के नाम से, हमने क्लास बनाई, मेन फंक्शन बनाया, फिर हमने फिर से एक एनोटेशन ली नॉन नल, जो हमारी अब स्ट्रिंग है वो नल नहीं हो सकती है। तो हमारी स्ट्रिंग क्या है? एलाइस, SOPLN नेम, हम नेम को प्रिंट कर देंगे और वो एलाइस प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंपाइलर को पता चल गया कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी जो मुझे प्रिंट करनी है, वो कभी भी नल नहीं हो सकती है। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि वो नॉन नल है। नेक्स्ट वी हैव, अब इसका रोल क्या होता है टाइप एनोटेशन का? टाइप चेकिंग इंप्रूव कर देता है, कंपाइलर को पहले ही पता होता है। कोड के डॉक्यूमेंट्स को इंप्रूव कर देता है कि उन्हें पता होता है कि भाई किस टाइप की चीज़ें जो है वो हमारी एक्सपेक्ट हो रही हैं। कोड को ईजी कर देता है अंडरस्टैंड करने में, बहुत ज़्यादा टूल सपोर्टिव होता है। अगर ऐसा नहीं है, हम कोड कर रहे हैं और हमारी कुछ आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो वो वार्निंग प्रोवाइड करेगा, एरर प्रोवाइड करेगा, हमें पता चल जाएगा कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा आंसर 0 आ रहा है लेकिन वहाँ पे तो नॉन नल हमने एनोटेशन लगाई है। द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ रिपीटिंग एनोटेशन। रिपीटिंग एनोटेशन में क्या होता है? ये हमारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था जावा 8 में। ये हमारा, बस इसमें फ़र्क क्या है एनोटेशन में? कोई भी हमें कोई चीज़ है जो हमें बार बार लिखनी है लेकिन उसका काम सेम है, तो हम उसे बार बार क्यों लिखें? हम उसकी जगह रिपीटिंग एनोटेशंस यूज़ कर लेते हैं ना। अपने कोड की लेंथ बढ़ाने की जगह बार हम उसे लिखेंगे, हमारे एरर के चांसेस भी हो सकते हैं। मान लो एक बार हमने सही लिख दिया लेकिन दूसरी बार हम उसमें गलती कर सकते हैं, आखिरकार इंसान ही है हम भी, तो गलती तो हो ही सकती है। तो रिपीटिंग एनोटेशंस में क्या होता है? जो भी चीज़ हमें बार बार मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो उसे सिंप्लीफाई करने की जगह हम एक एनोटेशन यूज़ करते हैं, उसके आगे हम रिपीटिंग एनोटेशंस लगा देते हैं। रिपीटेबल, एंड इसमें एक शेड्यूलर होते हैं जो शेड्यूल करते हैं, जो चीज़ रिपीट हो रही है हम उसे शेड्यूल भी तो करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक रिपीटेबल क्लास बना दी और उसके अंदर एक शेड्यूलर क्लास है। हमने एक एनोटेशन लिया रिपीटेबल, जिसमें एक शेड्यूलर क्लास में तो पब्लिक एक इंटरफेस ले लिया हमने शेड्यूलर नाम का। हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं डे और एक स्ट्रिंग ले रहे हैं टाइम। फिर उसके बाद हम शेड्यूल करेंगे, डे और टाइम की वैल्यूज़ हमें शेड्यूल करनी है। तो हमने शेड्यूल करा कि भाई एक दिन मंडे है और उसका टाइम 9 AM है, दूसरा दिन हमारे पास वेडनेसडे है, उसका टाइम 1 PM है। अब हमें ये प्लान करना है सारा का सारा। अगर हमें ये कोड रिपीटेबल एनोटेशन से ना लिखना पड़ता तो हमें पहले ये सारी चीज़ें, ये जितना भी है हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग डे, स्ट्रिंग टाइम, देन उसके बाद यहाँ पे ये इसकी शेड्यूल्ड वैल्यू जो भी है हमारी शेड्यूल वैल्यू, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग टाइप, देन पूरा कोड हमें वापस लिखना पड़ता इसी एक मंडे के शेड्यूलर के लिए, देन उसके टाइम के लिए, देन उसके बाद वेडनेसडे के शेड्यूलर के लिए, देन उसके टाइम के लिए। तो हमारा कोड छोटा हो गया यहाँ पर कि हमें बार बार ये पूरा कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने शेड्यूल कर दिया, एक दिन मंडे है, एक दिन वेडनेसडे है, उसका टाइम 9 है और दूसरे का टाइम 1 है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ जावा मॉड्यूल सिस्टम। जावा मॉड्यूल सिस्टम हमारा जावा 9 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये हमारे जावा एप्लीकेशन को मॉड्यूलराइज कर देता है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारे ये मैनेज करता है डिपेंडेंसीज़ को। डिपेंडेंसी हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे वो क्या होता है, और हमारे कोड को इनकैप्सुलेट कर देता है। अगर हमारी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो हमारी जो डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है उसे एक साथ पाइल्ड अप कर देता है, उसे इनकैप्सुलेट कर देता है। देन इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पैकेजेस। तो अभी हम देखते हैं कि ये होता क्या है, ये हमारे डिफ़ाइन क्या क्या करता है। जो हमारा मॉड्यूल सिस्टम होता है हमारे 3 चीज़ें बताता है। पहला तो विच पैकेज इज़ प्रोवाइडेड टू अदर मॉड्यूल, कि भाई कौन सा पैकेज प्रोवाइड होगा दूसरे मॉड्यूल को, कौन सा पैकेज चाहिए दूसरे मॉड्यूल को, हम चाहिए उसे क्या और हमें प्रोवाइड क्या करना है उसे, और वो अगर हम उसे दे भी देंगे तो उसके बाद वो एनकैप्सुलेट कैसे होगा, उसे देने कैसे हैं इन्फॉर्मेशन, डेटा देना कैसे, उसे चाहिए क्या, हम देंगे कैसे, और फिर उनसे एनकैप्सुलेट कैसे करेंगे। तो एक हमारा बहुत स्पेशल टाइप ऑफ फीचर्स है मॉड्यूल का हर एक मॉड्यूल में। तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं। वैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रखे हैं, हम इस वाले एग्जांपल को आप रेफरेंस दो तो ठीक है, वरना एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले रखा है, दैट इज़ दिस वन। हमने एक मॉड्यूल लिया और फिर मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। इसका ये सिंटेक्स है, मॉड्यूल लिया, मॉड्यूल का नाम, फिर जो मॉड्यूल उसे चाहिए देन उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल लिया ए। अब मॉड्यूल है मॉड्यूल ए और उसे क्या चाहिए, मॉड्यूल ए को मॉड्यूल बी चाहिए, तो उसे रिक्वायरमेंट है मॉड्यूल बी की, तो हम रिक्वायर लिखेंगे। देन उसके बाद उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। अब एक्सपोर्ट कर दिया, मॉड्यूल में क्या होगा, जो मॉड्यूल बी है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे तो रिक्वायरमेंट है नहीं, मॉड्यूल ए को रिक्वायरमेंट थी, तो मॉड्यूल ए ने डाला कि मुझे रिक्वायरमेंट है मॉड्यूल बी की, वो एक्सपोर्ट करो। मॉड्यूल बी ने एक्सपोर्ट कर दिया। जावा मॉड्यूल हम क्रिएट कैसे करते हैं, पहले हम एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर एक मॉड्यूल को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको सोर्स कोड लिखते हैं। पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, भाई ऐसे 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 हम देंगे, उसे चाहिए क्या, उसे कौन सा मॉड्यूल चाहिए, हम उस मॉड्यूल को देंगे क्या, देन उसे इनकैप्सुलेट करना है। देन उसके बाद हम एक मॉड्यूलर डिक्लेरेटर बना देते हैं और उसके बाद अपना पूरा कोड लिखते हैं। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन टू स्विच एक्सप्रेशन। स्विच एक्सप्रेशन आप सबको पता है कि स्विच एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हमने यूनिट 1 में भी डिस्क्राइब करा हुआ है इन सब के बारे में। तो लेकिन यहाँ पर स्विच एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई करा गया है। पहले जो हमारे ट्रेडिशनल स्विच एक्सप्रेशंस होते थे वो बस अलाउ करते थे कि एक तो उसमें कोई वैल्यू हमारी रिटर्न नहीं हो रही होती थी, एज सच हमारी सिर्फ प्रिंट हो रही होती थी, जो वैल्यू हम प्रिंट करते थे, एज सच कोई बेसिक ऑपरेशन की वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी, और हम सारे केसेस में अलग अलग कंडीशंस देनी पड़ती थी, हमें डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करना पड़ता था, हमें ब्रेक यूज़ करना पड़ता था। अगर हमने ब्रेक यूज़ नहीं करा तो भाई हमारा कोड में एरर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक नया स्विच का मेथड आया। तो पहले ट्रेडिशनल स्विच का मेथड देख लेते हैं कि एक इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक इंट डे 2 है
हमने स्ट्रिंग का नाम डाला तो स्विच कर दिया डे 1 में क्या है संडे, देन ब्रेक करा डे 2 में मंडे, और फिर डिफ़ॉल्ट मतलब इनवैलिड डे। तो ट्रेडिशनल की लिमिटेशंस क्या आती कि वो बहुत ज़्यादा, एक तो ब्रेक बार बार लगाना पड़ रहा है, दूसरे एरर के चांसेस है अगर हम ब्रेक लगाना भूल गए तो भाई एक तो ये ब्रेक हम बेफालतू का लगा रहे हैं, ठीक है, और इसे लगाना भी भूल गए तो उसके बाद एरर आ रहे हैं हमारे। फिर उसके बाद वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं था, इसमें हम मल्टीपल केसेस को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। मान लो हमारा कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर ये केस है, ये केस है, ये केस है, तो इन सब में आउटपुट हमारा सेम ही प्रिंट होगा। केस 1, केस 2, केस 3 में हमारी यही प्रिंट होगा। मान लो हम इसमें डाल रहे हैं कि एक रोबोटिक कार है, तो प्रिंट करो इट इज़ अ, केस 1 में इट इज़ अ रोबोटिक कार, इट इज़ अ गैजेट। दूसरे में हमने डाला कि इट इज़ अ टाइम मशीन, इट इज़ अ गैजेट। तीसरे में हमने डाला इट इज़ एन एडवांस सुपर पावर टूल, AI टूल, इट इज़ अ गैजेट। तीनों में हमें गैजेट ही है, लेकिन हमें वो अलग ट्रेडिशनल स्विच मेथड में हमारे अलग अलग आएगा कि इट इज़ अ गैजेट, इट इज़ अ गैजेट, ब्रेक करके हमें 3 बार वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि केस 1, केस 2, केस 3 इट इज़ अ गैजेट, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता स्विच मेथड, ट्रेडिशनल स्विच मेथड। लेकिन अब अपडेटेड स्विच मेथड में हमारे क्या क्या फीचर्स ऐड हो गए हैं, ये हमारे मल्टीपल वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है पर केस में। जो अभी ऊपर हमने लिमिटेशन देखी थी वो गैजेट वाली, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि केस 1, केस 2, केस 3 में, ठीक है, इसमें हम ये प्रिंट कर देंगे। देन यहाँ पर रिटर्न करने के लिए, वहाँ पर वैल्यू रिटर्न नहीं होती थी, यहाँ पे ईल्ड स्टेटमेंट रिटर्न यूज़ होती है किसी भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। हम स्विच को यहाँ पर एक एक्सप्रेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे यूज़ करा है कि स्विच टेक्स्ट स्विच आइटम कोड, केस 1 में हमने लिया ईल्ड इट इज़ अ लैपटॉप, हम एक एक्सप्रेशन की तरह इसे यूज़ कर रहे हैं। देन इट इज़ अ डेस्कटॉप, इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन। डिफ़ॉल्ट मेथड में क्या आ गया कि थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक इलीगल एक्सेप्शन हमारा थ्रो होगा कि एक अननोन डिवाइस है। फिर स्विच एक्सप्रेशन का सिंटेक्स क्या है, हमारा कोई भी एक एक्सप्रेशन होती है, देन हम बीच में एरो लगाते हैं और उसके बाद एक ब्लैंक ब्लॉक जो होता है हमारा, जो भी हमें कोड लिखना होता है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है केस 1 एरो संडे, केस 1 में संडे है, केस 2 में मंडे है, डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड है। रादर देन राइटिंग द कोड हर बार ब्रेक लिखना, केस 1 के बाद कॉलम्स मेंशन करना, हम डायरेक्ट एक एरो लिख के मेंशन कर देंगे कि भाई केस 1 है तो संडे, केस 2 है तो मंडे। बहुत हमारा सिंप्लीफाई हो गया ये कोड। उसके बाद आता है हमारा डायमंड सिंटेक्स। डायमंड सिंटेक्स में क्या करते हैं, हमारा ये एक जनरलाइज को फॉलो करता है और ये हमारी जो फॉर्मेट है उसे भी थोड़ा छोटा करता है, कंसाइज वे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बिना डायमंड सिंटेक्स के अगर हम अपने लैम्डा एक्सप्रेशन को लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट, तो न्यू एरे लिस्ट, और वो जो एरे लिस्ट है उसमें हमारी जो वैल्यूज़ है वो स्ट्रिंग है। तो रैदर देन राइटिंग स्ट्रिंग हम एक डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पर लिख चुके हैं कि लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स हैं, दोबारा लिखने की जगह हम उसमें एक डायमंड बना देते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ ईल्ड कीवर्ड्स इन जावा। ईल्ड कीवर्ड हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, हमने अभी ऊपर स्विच स्टेटमेंट में पढ़ा कि ईल्ड कीवर्ड्स हमारे रिटर्न करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हम ईल्ड में यहाँ पर जो हमने स्विच में एग्ज़ाम्पल देखा था, आप सेम वो एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी इट्स योर चॉइस। यहाँ पर भी एक कोड लिखा हुआ है कि नंबर जो है वो 3 है और स्ट्रिंग का नेम क्या है, स्विच डे नंबर, केस 1 में मंडे, केस 2 में ट्यूसडे, केस 3 में वेंसडे, डिफ़ॉल्ट में हमारा इनवैलिड डे आ गया, हमने तो उसमें रिटर्न कर रहे हैं, ईल्ड की हेल्प से वो वैल्यू रिटर्न होगी हमारी कि डिफ़ॉल्ट डे है। देन इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि क्लैरिटी बन जाती है जब हम रिटर्न कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, फ्लेक्सिबल कर देता है कोड को, कंसाइज कर देता है कोड को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में हैंडल कर लेता है। देन सील्ड क्लासेस क्या होती है वो हमारी, अभी हमने इंटरफेस मेथड में पढ़ा कि एक क्लास को हम दूसरी क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट सील्ड क्लास क्या करती है, मान लो हमें कुछ ऐसी क्लासेस चाहिए कि एक क्लास से हमें कितना बड़ा कोड लिख रहे हैं कि उसमें कुछ ही क्लासेस हमारी एक्सटेंड हो सकें या कुछ ही क्लासेस इम्प्लीमेंट हो सके, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर वो काम हमारा सील्ड क्लासेस करती हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन दे देती हैं
कि भाई इनको ही परमिशन है, आप लोगों को परमिशन नहीं है, आप लोग एक्सटेंड नहीं हो सकते हो। तो इसका हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक क्लास ली हमने, ए क्लास है, तो अब हमारी सील्ड क्लास है तो सील्ड भी लिखेंगे। अब ये हमारी किस किस को परमिशन दे रही है, क्लास बी। मान लो हमारे पास 3 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस है, एक क्लास ए बी सी और डी। जो हमारी क्लास ए है वो हमारी मेन क्लास है जिससे हम एक्सटेंड कर रहे हैं बाकी क्लासेस को। तो मान लो हमें बी और सी को एक्सटेंड करना है, बी और सी को एक्सटेंड करना है तो हमें ए को परमिशन देनी पड़ेगी। तो ए ने परमिट कर दिया, सील्ड क्लास ए ने परमिट कर दिया बी और सी को कि भाई इन दोनों के पास परमिशन है कि एक्सटेंड कर सकती हैं। अब बी और सी के पास परमिशन है तो हम इन दोनों को फाइनल क्लास बना देंगे, ये हमारी फाइनल क्लास बन गई और हम इन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लास डी को एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने क्लास डी को एक्सटेंड कर दिया अपने कोड में तो क्या होगा, तो हमारा एरर आ जाएगा। इसके फीचर्स क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड हायरार्कीज़ है हमारे पास, ऑब्वियसली एरिया रिस्ट्रिक्ट हो गया कि यहाँ पर इतने में ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक कंट्रोल मेंटेन करके रखता है और परमिट कीवर्ड को यूज़ करता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि एक हमने यहाँ पे देखा था कि एक परमिट कीवर्ड को यूज़ कर रहा था। ओके, तो जावा ये हमारा इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये हमारा जावा 15 में एक प्रीव्यू की तरह आ गया था, लेकिन ये फाइनलाइज कब हुआ था, सील्ड क्लास हमारा जावा 17 के टाइम पर। अब हमारे टेक्स्ट ब्लॉक क्या होते हैं, जब हमें मल्टीपल लाइंस एक साथ लिखनी होती हैं तो हम टेक्स्ट ब्लॉक का यूज़ करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि भाई राइटिंग को सिंप्लीफाई कर देता है। जावा 13 में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, जावा 13 के बाद। जावा 13 से पहले क्या होता था, क्योंकि भाई हम मल्टीपल टेक्स्ट तो तब भी लिखते थे, अगर टेक्स्ट ब्लॉक तब नहीं थे तो हम तब क्या करते थे, तब हम कॉन्कैटिनेशन मेथड या फिर एस्केप सीक्वेंसेस लगाते थे। तो हम देखते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। मान लो ट्रेडिशनल वे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिंग क्वेरी, हमें कुछ लिखना है, सेलेक्ट एज ऑर्डर, तो हम क्या करते थे, ये हमें मल्टीपल लाइंस की जगह हमें बार बार प्लस लगाना पड़ता था। तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ रहा है, हर उस पर हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रिपल कोट्स यूज़ करेंगे, कोटेशन लिखेंगे, ट्रिपल कोट्स लिखेंगे। स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट्स, बीच में हमें जितनी भी लाइन लिखनी है, जितनी भी मल्टीपल्स लाइन लिखनी है, हम विदाउट कॉन्कैटिनेशन, विदाउट रिप्रेजेंटिंग इट एज इन अ स्ट्रिंग, हम प्रॉपर उसमें लिख सकते हैं जो भी जितनी भी लाइन्स हमें लिखनी है, एंड देन उसे फिर क्लोज करेंगे फिर से ट्रिपल कोट से। तो ये हमारे टेक्स्ट ब्लॉक में बहुत सारी मल्टीपल लाइंस हम इसमें लिख सकते हैं, बट इसका सिंटेक्स यही है कि हमें ओपनिंग में भी हमें ट्रिपल कोट्स लगाने पड़ते हैं जो हमारी मल्टीपल लाइंस है, और नीचे भी हमें ट्रिपल कोट्स लगाने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज़ लोकल वेरिएबल टाइप इंटरफेस। लोकल वेरिएबल टाइप इंटरफेस क्या होता है, हमारे कंपाइलर को बताता है कि भाई ये किस टाइप का वेरिएबल है। अगर हम कभी भी वेरिएबल को असाइन ना करें तो हमारे कोड को सिंप्लीफाई कर देता है। एक तो हम उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रहे, मान लो हम ज़्यादातर कोड्स में लिखते हैं इंट a इज़ इक्वल्स टू 10, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो वो अब वैल्यू से जो हमारा कंपाइलर है वो अपने आप समझेगा कि भाई 10 हमारा क्या है, 10 हमारा एक इंटीजर है, अच्छा इसका वेरिएबल टाइप इंटीजर है। तो इसका पर्पस क्या होता है, हमारा सिंप्लीफाई कर देता है कोड को by eliminating the need of explicitly declared variable type। उसकी जो हम एक्सप्लिसिटली जो डिक्लेयर करते हैं, इंट है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डबल है, वो सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। अब जावा 10 में ये जावा 10 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जावा 10 से पहले क्या होता था, हमें डिक्लेयर करने पड़ते थे वेरिएबल्स, लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सिर्फ वैर लिखना है और वेरिएबल का नाम लिखना है और फिर आगे वैल्यू लिख देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा वेरिएबल जो है वो मैसेज है, और मैसेज क्या है हमारा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर अगर हमें ट्रेडिशनल वे में लिखना होता, हमारे पास वेरिएबल मेथड नहीं होता, तो हम क्या क्या लिखते इसे, वो मैसेज स्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग मैसेज इज़ इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग में है। लेकिन अब यहाँ पे रेदर देन राइटिंग इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। ये हमारा वेरिएबल है। अब कंपाइलर अपने आप समझे कि ये कौन सा वेरिएबल है, हमारे इनपुट को देखकर वो समझेगा।
तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे पास? पहला है कंसाइजनेस। एक तो ये हमारे कोड को बहुत कंसाइज कर देता है, उसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव करता है और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन इसमें काफ़ी लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस हमारी क्या है कि भाई रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमने ध्यान नहीं दिया कि ये मैसेज क्या है क्या नहीं है, तो हम उसमें मिस जज कर सकते हैं। इंट को फ्लोट मान लिया, फ्लोट को डबल मान लिया, कुछ भी मान लिया, तो उसमें रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, हमें टाइप की क्लैरिटी नहीं है। उसमें वेरिएबल मेंशन है, उसमें ये मेंशन ही नहीं है कि कौन सा टाइप का वेरिएबल है। दूसरा, इसमें एक्सप्लिसिट टाइपिंग होती है कि हम अगर उसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल करना है तो एक्सप्लिसिटली हमें फिर वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे कुछ स्पेशल टाइप की क्लासेस जो डिज़ाइन होती हैं टू मॉडल इम्यूटेबल डेटा कैरियर्स इनटू अ फिक्स सेट ऑफ फील्ड। इसका पर्पस क्या होता है? हमें कंसाइज सिंटेक्स प्रोवाइड कर देती है एक डेटा का, जैसे हम ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक ऑलरेडी एक सिंटेक्स है, हम उसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये इम्यूटेबल होती है, एक कंसाइज सिंटेक्स हमें प्रोवाइड कर रही है कि भाई ये सिंटेक्स है तुम्हारे पास, इस सिंटेक्स को डालो आप अपनी क्लास में या जहाँ पे भी अपने प्रोग्राम में, आपका काम बन जाएगा। इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे कि गेटर मेथड, इक्वल, हैश कोड। तो हम देख लेते हैं कि हमारा क्या करता है। जब हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं थे तो हम ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या कर रहे थे? एक क्लास बना रहे थे पब, जैसे हमने ये कोड लिखा, अब हमने इस कोड में ये पूरा हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। देन फिर हमने उसमें गेटर मेथड लगाया। गेटर मेथड लगाने के बाद हमने उसमें ओवरराइड करा जो भी हमें मेथड ओवरराइड करने हैं। अगर हमें इक्वल मेथड ओवरराइड करना है, हैश ओवरराइड करना है, स्ट्रिंग ओवरराइड करना है, मतलब एक चीज़ को बनाने के लिए हमने पहले उसमें एक तो कंस्ट्रक्टर डाला। दूसरी चीज़ हमने उसमें गेटर मेथड डाला। फिर हमने उसमें जितनी भी चीज़ें हमने उसे ओवरराइड करा। एक मेथड को ओवरराइड करना है, दो, जितने भी डैश डैश डैश, हमें एन मेथड ओवरराइड, अगर हमें जो ओवरराइड करना है एक से लेके एन मेथड तक, तो हमें बहुत लंबा कोड लिखना पड़ रहा है एक चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अब रिकॉर्ड के लिए हमें सिर्फ एक लाइन, मतलब इतना बड़ा जो हमारा कोड था, जो हम इतना बड़ा बार बार लिख रहे हैं ये कोड, इसकी जगह हमें सिर्फ अब एक लाइन लिखनी है, जो कि ये लाइन है। पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन, जो हम ऊपर एक ये क्लास बना रहे थे पर्सन, स्ट्रिंग का नेम और उसकी एज, जो यहाँ पर नेम और एज के लिए हम इतना बड़ा फंक्शन बना रहे थे, यहाँ पर स्ट्रिंग नेम और एज के लिए यहाँ पे हमें सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हमने रिकॉर्ड करा पर्सन, स्ट्रिंग का नेम और इंट एज, देन उसके बाद स्ट्रिंग नेम जो है हमारे स्ट्रिंग में होगा, एंड पर्सन इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। नेम जो है वो हमारा अलाइस है और एज जो है हमारी 30 है, हम उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। अब ऑटोमेटिक मेथड इम्प्लीमेंटेशन, अगर हमें चेक करने हैं कि 2 नेम सेम हैं, उसमें हैश कोड है या फिर वो स्ट्रिंग में है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? बस हमें 2 वैल्यूज़ लिखनी है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, यही सेम चीज़ें लिखनी है। 2 इक्वल्स में 2 चीज़ें होती हैं, तो 2 चीज़ों को हम चेक करेंगे। बस यहाँ पे एक फंक्शन लग जाएगा बुलियन इज इक्वल्स, कि जो P1 है हमारा, पर्सन P1 है, क्या वो इक्वल है P2 के? होगा तो ठीक है। रैदर देन यहाँ पे इक्वल के लिए हमें यहाँ पर ओवरराइड करना पड़ रहा था, एक मेथड पूरा ओवरराइड करना पड़ रहा था इक्वल चेक करने के लिए। तो मैं वहाँ पर इतना सब कुछ लिखने की जगह सिर्फ हमें अब ये एक लाइन लिखनी है, बुलियन इज इक्वल P1 डॉट इक्वल्स। उसके बाद हैश कोड के लिए भी हमें P1 डॉट हैश कोड ऐसे ही चेक करेंगे। स्ट्रिंग में है ये चेक करने के लिए कि P1 टू स्ट्रिंग। देन इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये हमारा कंसाइज कर देता है। ऑब्वियसली इतना बड़ा कोड ट्रेडिशनल वे में हम लिख रहे थे, कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, गेटर मेथड लगा रहे थे, ओवरराइड कर रहे थे, इक्वल के लिए अलग, हैश के लिए अलग, स्ट्रिंग्स के लिए अलग, लेकिन यहाँ पर वो बहुत कंसाइज हो गया। सिर्फ इतना बड़ा कोड हमारा सिर्फ 4 लाइन में लिख गया। और रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है, ऑटोमेटिक मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो इसके एक एग्जांपल, प्रॉपर कोड एग्जांपल्स देख लेते हैं।
रिकॉर्ड पर्सन, स्ट्रिंग नेम इंटेज। अब पब्लिक क्लास, हमने क्लास बना दी रिकॉर्ड की, मेन फंक्शन बनाया, जो हमारा पर्सन है उसका नेम मेंशन कर दिया कि नेम कृष्णा है, एज 21 है। हमें प्रिंट कर रहे हैं पर्सन का नेम प्रिंट करो, तो नेम प्रिंट हो जाएगा कृष्णा, एज प्रिंट करो, एज प्रिंट हो जाएगी। फिर हैश कोड अगर हमें प्रिंट करना है तो डॉट हैश कोड लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ट्राई विद रिसोर्सेज। ट्राई विद रिसोर्सेज क्या होते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसा रिसोर्सेज है जो अभी यूज़ में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्लोज़ हो जाता है। रादर देन हम, मान लो कोई बहुत सारे कोड्स हैं, हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम उसे क्लोज़ करना भूल गए, तो ट्राई विद रिसोर्स क्या करता है कि जो इतने सारे हमारे कोड्स हैं, वो देखेगा कि भाई इतने सारे रिसोर्स हैं, इनमें से ये रिसोर्स काम का नहीं है, बहुत टाइम हो गया, ये इसका कुछ काम नहीं आ रहा, तो वो ऑटोमेटिकली उसे क्लोज़ कर देगा। ओके, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है सिंप्लीफाई करना रिसोर्स मैनेजमेंट को और हेल्प करना रिसोर्स लीक को। अगर जो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा रिसोर्स है जो बहुत टाइम से काम में नहीं है, तो वो क्लोज़ हो जाएगा, तो उसका लीकेज प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि भाई उसमें साइबर अटैक्स नहीं हो सकते, तो यहाँ पर लीक नहीं हो सकता, तो वो उसे प्रिवेंट करता है रिसोर्स लीकेज को, रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और अब हमारा ट्राई विद रिसोर्सेज का यूज़ क्या है? ये हमारा कॉमनली यूज़ होता है उन ऐसे रिसोर्सेज के साथ, जैसे क्योंकि फाइल्स, डेटा बेस कनेक्शन, सॉकेट, स्ट्रीम्स, जो कि हमारे क्लोज़ हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होने के बाद क्लोज़ होती हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास? ट्राई रिसोर्स टाइप रिसोर्स देन न्यू रिसोर्स टाइप। ओके, जो इसका रिसोर्स टाइप है यहाँ पर इसके सिंटेक्स में, उसमें हमारा होता है कि किस टाइप का रिसोर्स है जो हम यूज़ करने वाले हैं, और रिसोर्स जो है उसका मतलब है कि जो वेरिएबल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रिसोर्स को। अब रिसोर्स टाइप से पहले हमें लिखना होता था, जैसे हमारे पास एक ट्राई ब्लॉक है, ट्राई में हम लिखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, हमारा मेन कोड जो है, फिर कैच में एक्सेप्शन कैच होती थी, और फाइनल कैच तो हमारा जब भी चलेगा जब हमारी कोई एक्सेप्शन होगी, लेकिन फाइनल हमारा चलेगा ही चलेगा। ये कंपलसरी बॉक्स होता है कि अगर कुछ एक्सेप्शन हो या ना हो, ये तो हमारी चीज़ एग्जीक्यूट होगी ही होगी। रैदर देन राइटिंग रिसोर्स एंड फाइनल, हम यहाँ पर उसे फिर क्लोज़ करना पड़ता था उस रिसोर्स को, हम ट्राई में रिसोर्स मेंशन कर देते हैं, अगर वो यूज़ में होगा तो यूज़ हो जाएगा, वरना वो क्लोज रहेगा। ओके देन, अब हमारे पास इसका एक एग्जांपल आता है, ट्राई स्कैनर इनपुट इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर हमने एक स्ट्रिंगली यूज़र के नाम से हमने प्रिंट कर दिया उसमें एंटर टेक्स्ट, फिर इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। अब हमने नेक्स्ट, हम हमारा जो यूज़र है वो नेक्स्ट लाइन पर पहुंच चुका है, नेक्स्ट लाइन में हमें यूज़र प्रिंट करना है। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम प्रिंट कर देंगे कि ये हमारी एक एक्सेप्शन है। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो हमारा, अगर हम इसमें फाइनली ब्लॉक बनाते हैं उसमें हम फिर से कुछ प्रिंट करते हैं, तो वो चीज़ हमारी यूज़लेस थी, वो प्रिंट ही नहीं होती। Okay, that's it for the today's unit. Everything I have covered, each and every topic of this unit. If you have any queries, please comment in the comment box. I will try to clarify all of your doubts. And this is my new channel I have started teaching here. So I want your support, guys. I hope if you like my video, then I will be motivated for, and I will be providing you as much as content as possible. I'm providing free notes and everything, every content in free. So thank you so much for watching this video, and if you really like the content and the way of my teaching, then please share it as much as possible. Please subscribe it so that you can't miss any of my videos.